डियर स्टूडेंट्स, मैं उमेश वर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है देश के सबसे महत्वपूर्ण पद राष्ट्रपति के विषय में, और इस वीडियो में सर्वप्रथम चर्चा करेंगे हम राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रपति, जैसा कि आप जानते हैं, देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। उसे देश का सबसे ऊंचा सम्मान का पद प्राप्त होता है। देश का वो प्रथम नागरिक कहलाता है। वो राष्ट्र का प्रधान और देश की तीनों सेनाओं के जो अंग हैं उनका सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। अपने देश में इंग्लैंड के समान संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः यहाँ पर केंद्रीय कार्यपालिका के 2 प्रधान नियुक्त किए गए हैं। उसमें से जो वैधानिक प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है, और देश की वास्तविक शासन संचालन की शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के हाथ में निहित होती हैं। अनुच्छेद 52 के तहत ये व्यवस्था संविधान में की गई है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति पद होगा। अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, और इनका प्रयोग वो चाहे तो स्वयं कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सलाह से संचालित करेगा। और व्यवस्था ये भी की गई है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दी जाएगी उसे राष्ट्रपति को मानना पड़ता है। इसके बाद अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और इसके निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो देश का जो चुनाव आयोग है उसके दिशा निर्देश में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। उसी के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। शब्दों पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है। तो इस तरीके से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जिसमें लोकसभा से 543 और राज्यसभा से 233 सदस्य मतदाता बनेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। इसी तरीके से भारत के 28 राज्यों की जो विधानसभाएं होंगी वहाँ से 4020 विधायक लोग जो चुने जाएंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदाता होंगे। और 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत व्यवस्था की गई है कि संघ शासित जो क्षेत्र हैं उसमें दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधानसभाएं हैं, जिनमें से
दिल्ली से 70 विधायक और पांडिचेरी से 30 विधायक भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा होंगे। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए निर्वाचक मंडल बनेगा। अब इसके बाद विद्यार्थियों, चूँकि जैसा आपने देखा कि विधायकों की संख्या ज़्यादा होती है सांसदों की संख्या की तुलना में, इसलिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है कि एक सांसद और एक विधायक का मत का मूल्य समान हो सके। तो उसके लिए 2 फार्मूले प्रचलित हैं। एक विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए किसी राज्य की जो जनसंख्या होगी और उस राज्य में विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होगी उससे भाग दे दिया जाएगा उस प्रदेश की कुल जनसंख्या को, और जो भागफल आएगा उसको पुनः 1000 से भाग दे दिया जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में इस प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, कि मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख है और उस राज्य में विधायकों की संख्या मान लीजिए 100 है। तो फार्मूला जो बोलता है उसके आधार पर आप ऊपर जनसंख्या लिख लेंगे, नीचे विधायकों की संख्या लिख लेंगे और गुणे पर जो संख्या प्राप्त हो वो बहुत भारी भरकम न हो, इसलिए उसको 1/1000 से फिर से भाग दे दिया जाता है। भाग करके हम देखते हैं तो ये 5 जीरो नीचे हैं, इनको हम ऊपर से क्रॉस कर देते हैं भाग देने के लिए। तो इस प्रकार से एक विधायक के मत का मूल्य 10 हो जाता है। कहने का से एक विधायक का एक वोट की कीमत 10 मतों के बराबर होगी। तो इस तरीके से विद्यार्थियों एक विधायक का मत का मूल्य निकाल लिया जाता है। और चूँकि आप जानते हैं कि सभी प्रदेशों की जनसंख्या ना तो समान है और ना उन प्रदेशों के विधायकों की संख्या ही समान है, इसलिए प्रत्येक प्रदेश के विधायकों के मतों का मूल्य अलग अलग निकलता है। जैसे उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत का मूल्य 208 होता है, केरल के एक विधायक का मत का मूल्य 152, महाराष्ट्र के एक विधायक का मत का मूल्य 175, तमिलनाडु के एक विधायक के मत का मूल्य 176 और वहीं सबसे कम सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य केवल 60 होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य होता है। अब फिर इसके बाद विद्यार्थियों एक सांसद का यानी एमपी के मत का मूल्य निकालने के लिए जो प्रोसेस है, तो उसमें देश की टोटल जो विधानसभाओं के सदस्य होंगे उनके कुल मतों की जो संख्या होगी उसको संसद के दोनों सदनों के, कहने का मतलब लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित जो सांसद होंगे उनकी संख्या से भाग दे दिया जाएगा और जो भागफल आएगा वो एक सांसद के मत का मूल्य होगा। जो 1971 की जनगणना की गई थी उसके आधार पर देश के कुल राज्यों के विधायकों के मत का जो मूल्य है वो 54, 94, 74 ये टोटल बनता है। और संसद के दोनों सदनों के
जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या 776 है। तो इस प्रकार से 776 से यदि हम 54, 94 और 74 इसको यदि हम भाग करते हैं तो एक सांसद का मत का मूल्य 708 आता है। तो इस तरीके से ज्ञात कर लिया जाता है एक विधायक और सांसद का मत का मूल्य। विद्यार्थियों, 84वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके आधार पर 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है और इस व्यवस्था को 2026 तक के लागू किया जाएगा या इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, मतदान की प्रक्रिया गुप्त रहेगी और मतदान एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से। 1 मिनट में देखें कि अप्रत्यक्ष ही चुनाव क्यों होगा, प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा। तो उसके लिए यह सिद्धांत दिया जा सकता है कि राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार खड़ा है उसको हो सकता है संपूर्ण देश की जनसंख्या सीधे तौर पर न जानती हो, ऐसा भी कारण हो सकता है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि पूरे देश की जनता से यदि मतदान कराया जाता तो बहुत सारा चुनाव में खर्च आता, इसलिए बचने का प्रयास किया गया है। या ये तर्क दिया जा सकता है कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता तो हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री की सलाह को जो मान लेता है या मानने के लिए बाध्य है, ऐसा वो शायद न करता। या ऐसा तर्क दिया जा सकता है कि प्रत्यक्ष तरीके से चुना हुआ राष्ट्रपति पीएम के पावर से यदि कम उसको पावर दिया जाता तो शायद ये उसके हित के अनुकूल नहीं होता है। तो इन तमाम तर्कों को आधार बना करके अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को प्रयोग में लाया गया। अब इसके बाद विद्यार्थियों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक न्यूनतम कोटा प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें कुल जितने वैध मत पड़े होते हैं उनको निर्वाचित पद चूँकि राष्ट्रपति का एक है और उसमें एक जोड़ दिया जाता है, यानी 2 से कुल वैध मतों को भाग दे दिया जाता है और जो भाग फल आता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है और वो निर्धारित मत जो भी उम्मीदवार प्राप्त करता है उसे राष्ट्रपति बनने का अवसर मिलता है। 1 मिनट में ज़रा देख लें कि माना कि 100 मत पड़े हुए थे और निर्वाचित पद 1 है, उसमें +1 किया यानी 2 बना। 2 से यदि हम भाग देते हैं 100 की संख्या को तो ये 50 प्राप्त होता है और इस 50 में यदि हम 1 जोड़ दें तो 51 वोट जिस भी प्रत्याशी को प्राप्त होंगे वो राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार बनेगा। तो ये न्यूनतम कोटा प्रणाली अपनाई जाती है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। मतदान के लिए जो भी निर्धारित तिथि निर्वाचन आयोग तय करेगा उस तिथि पर मतदान होगा देश की राजधानी दिल्ली में और विभिन्न राज्यों की राजधानी में। और इस चुनाव में जो प्रत्याशी होंगे उनको चुनने वाले जो मतदाता होंगे वो अपनी पसंद के आधार पर वोट देंगे। सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंदगी के आधार पर वोट देना पड़ता है। जैसे कि
हम थोड़ी देर के लिए मतदाता हैं और हमारे हिसाब से ये लगता है कि प्रथम वरीयता पर जो बी कैंडिडेट है इसको राष्ट्रपति बनना चाहिए, तो उसको हम 1 नंबर की वरीयता देंगे। और फिर हमारी नज़र में ये लगता है कि जो ये कैंडिडेट खड़ा हुआ है, यदि बी कैंडिडेट नहीं बनता है तो ये बन जाए, तो उसको हम दूसरा क्रम देते हैं। ऐसे ही डी को हम चाहते हैं कि वो यदि ए न बने तो डी बन जाए, तो तीसरा क्रम देते हैं। और लास्ट में सी को चौथा क्रमांक हम दे देते हैं अपनी पसंद का। और ऐसी ही पसंद प्रत्येक जो वोटर है उसके द्वारा दिया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इस तरीके से समझ गए शायद, ये मतदान प्रक्रिया शुरू होती है। अब इसके बाद नंबर आता है मतगणना का। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो मतगणना होगी उसमें पहले मतगणना प्रथम चरण की होगी और उसमें प्रथम वरीयता यानी विभिन्न उम्मीदवारों को मतदाताओं ने 1 नंबर की जो पसंदगी दी है उसका सबसे पहले गणना की जाएगी। और उस गणना में कोई भी उम्मीदवार यदि 50% से एबव मत हासिल कर लेता है तो वो राष्ट्रपति पद का दावेदार बन जाएगा। अभी तक के विभिन्न राष्ट्रपतियों के चुनाव में 1969 का जो चुनाव हुआ था उसमें वीवी गिरि जो थे उनके मतगणना के लिए प्रथम वरीयता क्रम में वो विजयी नहीं हो पाए थे, इसलिए उनके लिए दूसरे राउंड की मतगणना करनी पड़ी थी। ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है उसको थोड़ा सा देख लें। कि जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा था कि 100 मतदाता थे और 2 से भाग किया था तो 51 वोट जिनको प्राप्त हुआ था वो राष्ट्रपति बन रहे थे। तो ऐसा करने के लिए जैसे हमने ऐसा कहा कि पहले चरण की मतगणना हुई और उस पहले चरण की मतगणना में बाय द वे जो आंकड़े आए उन आंकड़ों में जो स्थितियां बनी वो इस प्रकार से बनी कि ए कैंडिडेट जो था प्रथम चरण में और प्रथम वरीयता में वो आंकड़े ऐसे हासिल हुए कि ए कैंडिडेट जो था उसको बाय द वे 48% मत प्राप्त हुए थे, बी को 22% मत प्राप्त हुए थे और जो सी था उसको 20% मत प्राप्त हुए थे और डी को 10% मत प्राप्त हुए थे। प्रथम चरण की मतगणना में प्रथम वरीयता क्रम में तो आप देख रहे हैं कि ये को सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोट तो मिला है, 48% मत उसको प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो निर्धारित कोटा है उसको प्राप्त करने में वो सफल नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, दूसरे चरण की मतगणना की जाएगी और दूसरे चरण की जो मतगणना होगी उसमें प्रोसेस ये रहेगा कि दूसरे चरण की मतगणना में जो सबसे कम वोट प्राप्त किया होगा कैंडिडेट उसको मतगणना से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जो डी कैंडिडेट है उसको केवल 10 मत ही हासिल हुए हैं, अतः ये मतगणना प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और इसी के वोट्स को जो पहले के 3 उम्मीदवार हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अब ये देखा जाएगा
कि डी को प्रथम वरीयता में 10 लोगों ने पसंद किया था। तो इसके लिए अब दूसरी वरीयता की गणना होगी और उसमें ये देखा जाएगा कि उन 10 जो डी को लोग चुने थे प्रथम वरीयता में, उसमें से ये को दूसरा क्रम कितने लोगों ने दिया है, यानी दूसरी वरीयता कितने लोगों ने दी है। तो ऐसे हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये डी था और डी को 10 मत प्राप्त हुए थे। अब इन्हीं का विभाजन होना है ए बी सी को। तो इसमें क्या होगा, दूसरी वरीयता की गणना होगी और इस दूसरी वरीयता में जो आंकड़े मिलेंगे वोटिंग के गणना के, उसमें यदि ये को बाय द वे 6 लोगों ने दूसरी पसंदगी दी है, बी को 3 लोगों ने पसंद किया है दूसरी वरीयता पर, सी को 1 ने चुना है दूसरी वरीयता पर। तो ऐसे में क्या होगा कि अब ए को जो ट्रांसफ़र हुए वोट डी के, ये इसके खाते में जोड़ देंगे दूसरे राउंड की गणना में, बी को जो मिले हैं ये उसके खाते में जोड़ देंगे और सी को जो प्राप्त हुआ है ये उसके खाते में जोड़ देंगे, टोटल करेंगे और देखेंगे कि प्रथम चरण में ये को 48% मिला था और दूसरे चरण में 6% मिला। इस प्रकार से इसके खाते में 54% वोट आ जाएंगे, बी के खाते में 25% वोट आ जाएंगे और सी के खाते में 21% वोट आ जाएंगे। और ये जो कैंडिडेट है वो निर्धारित कोटे को जो 50+ चाहिए वो प्राप्त कर जाता है, वो राष्ट्रपति बन जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि दूसरे चरण में भी किसी प्रत्याशी को 50% का कोटा न प्राप्त होता हुआ दिखे, तो फिर तीसरे चरण की मतदाता की मतगणना होगी और उसके आधार पर फिर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, ध्यान से समझेंगे बेशक समझ में आएगा। समयाभाव है, नहीं तो तीसरे राउंड की भी बताता मैं, कहीं फिर समय मिलेगा तो बात होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आर्टिकल 56 जो है उसमें कार्यकाल का उल्लेख है राष्ट्रपति के। तो जिस दिन से वो शपथ लेगा अपने पद की, उस तारीख से उसका कार्यकाल 5 साल का होगा। यदि उसकी मर्जी वो अपने पद पर कहीं अक्षम पाता है तो स्वेच्छा से अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। यह त्याग पत्र उसके द्वारा उपराष्ट्रपति को प्रदान किया जाएगा और उपराष्ट्रपति का दायित्व होगा कि यह जानकारी वो लोकसभा के अध्यक्ष को पहुंचाएगा। ये भी प्राविधान संविधान में है कि यदि राष्ट्रपति संविधान की गरिमा का उल्लंघन करता है तो संसद को यह अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा कि संसद का कोई भी सदन उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगा करके उसे पद से हटा सकती है। आर्टिकल 57 जो है वो पुनर्निर्वाचन की पात्रता का प्राविधान करता है और उसमें ये उल्लेख किया गया है कि कोई भी निर्वाचित राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद को सुशोभित करेगा, यानी कितनी बार चुनाव लड़ेगा, इसका कोई भी जिक्र संविधान में नहीं है। बस परंपरा ही अभी तक के विभिन्न राष्ट्रपतियों की जो चली आई है उसमें देश के पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था और दोनों कार्यकाल पूरे किए थे। इसके बाद एक ऐसी परंपरा विकसित हुई
कि अब तक के सभी राष्ट्रपतियों ने केवल एक बार ही इस पद पर अपने को सुशोभित किया है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति को बनने के लिए विभिन्न योग्यताओं का प्राविधान किया गया है। कोई बहुत लंबी चौड़ी योग्यताएं नहीं हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। उसके लिए केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। आशय ये है कि कोई विदेश में रहने वाला व्यक्ति भारत में आकर के राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। दूसरी योग्यता है कि उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो और लोकसभा का सदस्य बनने की वो योग्यता रखता हो। ये 3 प्रमुख योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी व्यवस्था आर्टिकल 59 में की गई है और उसमें पहली बात यह है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या राज्य के जो विधानमंडल हैं उनके किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वो बाई चांस इनमें से किसी सदन का सदस्य है और राष्ट्रपति पद पर वो चुनाव लड़ता है और संयोगवश सफल भी हो जाता है, तो जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेगा राष्ट्रपति पद की, उस तारीख से उसे उस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला प्राविधान ये है कि चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को किसी लाभ के पद को धारण नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सरकारी सर्विस में नहीं होना चाहिए। इसके बाद विद्यार्थियों, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन अधिकारी के पास में 15,000 रुपये की धनराशि उसे जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। और यदि कोई प्रत्याशी चुनाव में जो कुल वोट पड़ते हैं उन कुल वोटों का 1/6% भाग भी यदि नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। बहुत लंबी भीड़ न लगे उम्मीदवारों की राष्ट्रपति के चुनाव में, इसलिए प्राविधान यह किया गया है कि किसी भी प्रत्याशी को संसद में अथवा विधानमंडल में कम से कम 100 ऐसे सदस्य हों जिनमें से 50 सदस्य उसके नाम का प्रस्ताव रखते हों और 50 सदस्य उसके नाम का अनुमोदन करते हों। ऐसी व्यवस्था इसीलिए की गई है कि कोई रास्ता चलने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद तक पहुंचने के लिए दुस्साहस न कर सके। तो ऐसा आपने देखा आर्टिकल 59। अनुच्छेद 60 में इस बात का प्राविधान है कि कोई भी प्रत्याशी जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा और विजयी होगा तो उसे अपने पद को ग्रहण करने से पहले देश का जो चीफ जस्टिस होगा यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके सामने, और यदि बाई चांस मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके सामने उसे अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है। किस तरीके की शपथ का प्राविधान है उसको मैंने लिख रखा है, चार्ट में सुनिए। मैं अपना नाम लेता है, अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का पालन, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा तथा मैं भारत की जनता की सेवा तथा कल्याण में निरत रहूँगा। तो ऐसी शपथ है विद्यार्थियों राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है
और जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि यदि कोई भी राष्ट्रपति संविधान की मर्यादाओं के विपरीत जाता है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो संसद को ये अधिकार दिया गया है, दोनों सदनों को, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी, उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगा सकते हैं और समय पूर्व उसे हटा सकते हैं। अनुच्छेद 62 में पद रिक्ति को भरने का प्राविधान है और उसमें ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति का पद यदि कार्यकाल से पूर्व में रिक्त हो जाता है, चाहे उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है या महाभियोग प्रक्रिया से उसको हटा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पद रिक्त होता है यदि राष्ट्रपति का, तो उसके पद को उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाएगा। और बाई चांस यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसकी जिम्मेदारी निभाएगा। और ऐसी कंडीशन में रिक्त पद के भरने के लिए 6 महीने के अंदर हर हालत में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो ऐसा आपने देखा आर्टिकल। इसके बाद अनुच्छेद 71 में इस बात का प्राविधान किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी सुनवाई का अंतिम अधिकार अपने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को होती है और उसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम रूप से मान्य होता है। तो विद्यार्थियों, आपने आज जाना राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। आशा है कि आप इस पाठ को ठीक प्रकार से समझे। नेक्स्ट पाठ को लेकर के अगले टर्न पर मैं प्रस्तुत होऊंगा। आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।